हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में मेन हम पढ़ने क्या वाले हैं, जितनी भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं ना, मीन्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिएक्शंस। और इस चैप्टर से जो है एक 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, ज़्यादा का नहीं आता, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उसमें भी जो है ना वो डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि ये टाइप की डेफिनेशन हम किसको बोलते हैं। मतलब वो सिंपली आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वो कह देगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो और उसका जो एक एग्जांपल दो। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, चैप्टर बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर कौन सा रहेगा? लेक्चर रहेगा हमारा 6। हम चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो चैप्टर के नेम से ही है क्या डेफिनेशन? केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो अ चेंज इन विच वन और मोर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म्ड न्यू कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक चेंज होता है, ये एक परिवर्तन है। किस में? जिसमें जो है, तो क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस? ए चेंज इन विच वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या बनाते हैं, मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या? ए चेंज, ये क्या होता है? एक चेंज होता है जो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा जो हमारे रासायनिक तत्व होते हैं, जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें नए कंपाउंड में जो है वो चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है? आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब आपने इन दोनों में जो है अभिक्रिया आप करवा रहे हो, तो ये किस में चेंज हो गया? आयरन सल्फेट और कॉपर में। कॉपर सल्फेट था, आयरन के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये किस में चेंज हुआ? आयरन सल्फेट और कॉपर में। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? जो आयरन सल्फेट है वो आपको मिलेगा और कॉपर जो है वो अलग से साइड में जो है निकल जाता है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, आप जो है एक बीकर के अंदर जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन ले लीजिए और उस सॉल्यूशन के अंदर ना आप लोहे की कील डाल दीजिए। तो होगा कि आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि ये जो मिक्सचर था ना, ये मिक्सचर जो है फेड हो जाता है। ये मिक्सचर जो है स्काई ग्रीन कलर का जो है आपको दिखने लग जाता है। और यहाँ पे जो आयरन नेल है, आयरन नेल क्या हो जाती है, उसके ऊपर जो आयरन का कलर होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कलर चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे रिएक्शन हुई है। तो अब क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो देखिए, या तो जो आपने एलिमेंट लिया उसकी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या फिर उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी बनावट चेंज हो जाए। तो ये सब हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर सेकंड आती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? When a chemical reaction is represented in the form of symbols and formulae, it is called chemical equation. अगर आप केमिकल इक्वेशन को ना, अगर आप केमिकल रिएक्शन को, जो हमने अभी पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं, ऊपर तो हमने इन्हें कैसे लिखा? वर्डिंग में लिखा ना। अगर मैं इनकी जगह वर्डिंग ना यूज करके मैं इनकी जगह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करूं, सॉरी, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यूज करूं, आयरन का फॉर्मूला यूज करूं, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला यूज करूं, कॉपर का फॉर्मूला यूज करूं, कहने का मतलब कि मैं इस नाम की जगह मैं इनके फॉर्मूले अगर यूज कर रही हूं, तो ये केमिकल रिएक्शन ही क्या बन जाएगी? केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को अगर आप फॉर्मूलों में, सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वही केमिकल रिएक्शन क्या बन जाएगी? आपकी केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं? CuSO4।
कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4, Cu कॉपर, SO4 सल्फेट। और कॉपर सल्फेट बना कैसे वो मैंने आपको कल लेक्चर में आपको पढ़ाया था। मैंने कॉपर का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं आयन की बात करूं Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट का क्या था SO4 2 नेगेटिव। तो फिर क्या हुआ था, कॉपर 2 SO4 2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई गई थी तो फॉर्मूला बना था Cu2SO4 ब्रैकेट 2, 2 कॉमन चीज है तो आप उसको हटा दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CuSO4। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बना। अब कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि आयरन जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज ये जो आयरन है ये ज्यादा पावरफुल है तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह से हटा देगा। इसकी जगह आके बैठ गया ना सल्फेट के साथ और कॉपर क्या हो गया, अलग निकल गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, केमिकल रिएक्शन का और केमिकल इक्वेशन का। अगर सिंबल्स में है तो इक्वेशन, अगर वर्डिंग में है तो रिएक्शन। फिर उसके बाद बात आती है स्केलेटन केमिकल रिएक्शन या कंकालिक रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, skeletal chemical reaction. An unbalanced chemical equation is called skeletal chemical reaction. Unbalanced हो, बैलेंस ना हो। अब ये अनबैलेंस क्या है, देखो अनबैलेंस यहाँ पे आइए, आप नीचे एग्जाम्पल पे देखिए। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे राइट साइड देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन थे, राइट साइड 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितने लेफ्ट साइड में एटम है ना उतने ही राइट साइड में एटम होने चाहिए। जितने लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में 10 हैं तो राइट में भी 10 होने चाहिए, लेफ्ट में 5 हैं तो राइट में भी 5 होने चाहिए, कम या ज्यादा नहीं हो सकते। और रिएक्टेंट जितना रिएक्ट, या मैं कहूँ जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही जो है प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। जितना मास है, अगर 10 ग्राम मास है ना तो रिएक्शन से पहले भी 10 ग्राम होगा, रिएक्शन के बाद भी 10 ग्राम होगा। ना आप इस 10 ग्राम को बढ़ा सकते रिएक्शन के बाद और ना ही आप इसे रिएक्शन के बाद जो है कम कर सकते। तो इसीलिए जो है क्या करना होता है, रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, जैसे अगर यहीं पे हम बात करें, अभी मैंने आपको समझाया बिता, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। आप अनबैलेंस्ड रिएक्शन बोलो इसको, या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलो, या फिर स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। 3 नेम है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलो, या फिर स्केलेटन केमिकल रिएक्शन आप इसको कह सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ये अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन ने इसको अनबैलेंस किया हुआ है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब मास कम नहीं हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ना हम मास को क्रिएट कर सकते और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। नेक्स्ट देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि जितना जो मास है ना, या मैं कहूं जितने एटम रिएक्टेंट साइड है ना उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। आप मास की टर्म में बात कर लीजिए या फिर आप जो है एटम की टर्म में बात कर लीजिए, दोनों सेम बात है। क्योंकि अगर एटम सेम है तो उनका मास भी तो सेम ही रहेगा ना। अगर इधर 4 एटम है तो 4 एटम का मास 4 ही एटम उधर होंगे। या मैं कहूँ अगर 4 एटम का मास 16 है तो इधर भी 4 एटम का मास 16 ही होगा। तो आप मास की टर्म में बात कर लीजिए या फिर आप जो है एटम्स की टर्म में बात कर लीजिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन विद द सेम नंबर ऑफ एटम ऑन ईच टाइप ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड।
आपको मैंने शुरू में बताया था लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या रहेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या था कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड है ना उतने ही एटम जो है वो प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। चलिए काउंट करते हैं। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, याद रखना एटम की बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल नहीं। एटम तो हाइड्रोजन का एटम तो H था, ऑक्सीजन का एटम O था, नाइट्रोजन का एटम N था, सिंगल में एग्जिस्ट कर रहे थे ना। अगर दो गए तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये सब मैं आपको बेसिक में करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर एटम, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 तो आगे पड़े हुए हैं इसके मल्टीप्लाई में और 2 इसके नीचे है, दैट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है 4, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे भी कितने एटम है 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन के कितने एटम है जो आगे पड़ा होता है ना उससे सबकी मल्टीप्लाई होती है, तो ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई भी होगी 2 से, तो यहाँ पे कितने हुए 2। तो 4 हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड, 4 हाइड्रोजन के राइट साइड, 2 ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और 2 ही ऑक्सीजन के राइट साइड। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसी होगी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये कैसी है बैलेंस्ड होगी। अब हिंदी में देख लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद के बराबर होती है। मींस जितने परमाणु, जितने एटम अभिकारक रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही एटम, उतने ही जो परमाणु हैं उत्पाद की तरफ होने चाहिए। फिर उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स into simpler compounds under anaerobic condition by microbes। माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, आप माइक्रोब्स बोलिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलिए एक ही बात है। फर्मेंटेशन मीन्स किण्वन है क्या, कन्वर्जन है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उनको किस में चेंज करना है सिंपल कंपाउंड में। और किस कंडीशन पे, एनारोबिक कंडीशन। ये एनारोबिक कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के बिना काम होगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, विदाउट ऑक्सीजन काम होने वाला है यहाँ पर। तो अगर ये कंडीशन मिल गई एनारोबिक कंडीशन तो क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में चेंज होता आता है सिंपल कंपाउंड में। तो माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करना किस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, क्या कहलाता है फर्मेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं किण्वन। फिर किण्वन देखिए हिंदी में, सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अभी बताया था एनारोबिक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब क्या है एनारोबिक कंडीशन, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं किण्वन। फिर है रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द बॉडी। आप सांस ले रहे हो ना, तो जब आप सांस ले रहे हो ना तो यहाँ से क्या हो रहा है आपकी बॉडी में ना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना, दैट मीन्स फूड को ऑक्सीजन मिलना। फूड को ऑक्सीजन मिलेगी, आपने खाना खाया, खाना खाने से क्या हुआ आपकी बॉडी में एनर्जी आई, वो एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि आपका फूड जो है ना वो ऑक्सीडाइज हुआ है, आपके खाने को जो है ऑक्सीजन मिली है। जब तक जो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या आप एनर्जी रिलीज कर पाओगे, आप में एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या करती है हमारे फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है और फूड खाने से फिर हमारी बॉडी में क्या आ जाती है एनर्जी आ जाती है, श्वसन बोलते हैं इसको हम, सांस लेने की जो प्रोसेस है। फिर उसके बाद देखिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया ही था, एरो के लेफ्ट में जो लिखे होते हैं वे रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट में जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है, ये एक पदार्थ है जो आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं वो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस दोनों आपस में मिले और इन्होंने क्या बना दिया HCl बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या थे रिएक्टेंट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या मिला आपको प्रोडक्ट मिला। तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट है क्या एक्चुअल में, ये वे सब्सटेंस होते हैं
जो आपस में रिएक्ट करके हमें क्या दे देते हैं, एक नया सब्सटेंस दे देते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिले और आपस में मिलने के बाद इन्होंने हमें क्या दिया है, एक नया सब्सटेंस दिया, एक नया पदार्थ दिया जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ऐसे ही प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं हम, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद। प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द रिएक्टेंट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। अभी ऊपर बात करी थी कि जो रिएक्टेंट होगे ना वो आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस देंगे। वो जो नया सब्सटेंस बन रहा होगा उस नए सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, जब कोई केमिकल चेंज हुआ, उस केमिकल चेंज से जो नया सब्सटेंस बना, उस नए सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या हुए, रिएक्टेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ, प्रोडक्ट। इन दोनों ने मिलके हमें एक नया सब्सटेंस दिया, इस नए सब्सटेंस को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के टाइप देखिए, रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शन है इनके नेम से ही आपको पता लग जाएगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, मतलब दो चीजों को मिलाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके आपको एक ही प्रोडक्ट देंगे, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। दो रिएक्टेंट क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट देंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन a single product is formed from two or more reactants। इस रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल का मतलब एक ही प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्स क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट फिक्स है कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और कम से कम कितने रिएक्टेंट होने चाहिए, या तो दो रिएक्टेंट हो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन, इसका एग्जांपल भी देख लीजिए कॉम्बिनेशन का। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो रिएक्टेंट है ना, कितने प्रोडक्ट दिया आपको, एक ही प्रोडक्ट दिया, तो किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा और एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, टूटने का मतलब ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट में एक रिएक्टेंट रहेगा, किसमें, डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट रहेगा और आपको दो या दो से ज्यादा क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट मिला। और डीकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट है और उसमें दो या दो से ज्यादा क्या मिलेंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। तो डेफिनेशन देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, ये फॉर्म है, यहाँ पर एम आएगा। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट जो है ना फॉर्म बनाता है, मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। एक से ज्यादा का मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोर देन वन का मतलब तो यही है ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो दो भी तो एक से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट जो है ना या तो हमें दो प्रोडक्ट देगा या दो से ज्यादा भी दे सकता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुई, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट
फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है एक अभिकारक आपको एक से ज्यादा, या बोल सकते हो दो या दो से ज्यादा जो है उत्पाद मिलता है जिस रिएक्शन में, या उत्पाद बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मैंने वैसे तो आपको सिखाया था, बना कैसे होगा। देखिए Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, समझ लो आपस में कैंसिल कर दिया तो सीधा क्या बना? CaCO3। और डिटेल में कैसे बनता है वो मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये सिंबल किसका? ये जो ट्रायंगल का सिंबल है ना, ये होता है हीट का। आप हीट लिखो या फिर ये सिंबल बना दो, बात सेम ही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हमने? हीट कर दिया, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कितने रिएक्टेंट थे? एक रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट मिले? दो प्रोडक्ट मिले। एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो रिएक्शन कौन सी होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मीन्स चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, डिस्प्लेस होना, जगह बदलना। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है डेफिनेशन का, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम या फिर एटम का कोई ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दे, कहाँ से? पदार्थ में से। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, वहां से समझ में आएगा। ये मैग्नीशियम है और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड की जब मैंने रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया? इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। आप देख रहे हो इसकी जगह आके बैठ गया। मैग्नीशियम ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से। तो मैग्नीशियम क्या हो गया? हाइड्रोजन की जगह आके बैठ गया और बेचारा हाइड्रोजन साइड में खड़ा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है, आप कहोगे कि यहाँ पे तो क्लोरीन एक था, यहाँ क्लोरीन दो कैसे आ गए? तो इसके लिए जो है हमारा काम आएगा वो बेसिक जो काम हमने आपको सिखाया था, कैसे बना MgCl2, वो देखिए। देखिए Mg का चार्ज कितना है? Mg का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो Mg2Cl1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बना ना कंपाउंड, काम आया फॉर्मूला अब आपके। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है, ये आपको जब एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कराई थी उस टाइम कराया था कि एटम जो होते हैं वो कुछ एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एटम जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है तो रिएक्शन कैसी हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य यौगिक में से परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर दे। ये परमाणु ही तो है, इस परमाणु ने क्या किया? हाइड्रोजन के परमाणु को जो है ना इस समूह में से क्या कर दिया? हटा दिया, और यहाँ पे इसकी जगह आके बैठ गया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? कि एक एटम जो है दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा था। एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रही थी ना, यहाँ पे देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट एक ही हो रही है। एक ही डिस्प्लेसमेंट कैसे का मतलब? सिर्फ मैग्नीशियम ने ना इसको इसकी जगह जो है बिठा दिया, एक डिस्प्लेसमेंट हुई। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब डिस्प्लेसमेंट ना दो बार होने वाली है। दो बार कैसे होंगे वो देखिए। द रिएक्शन, पहले डेफिनेशन देखिए। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज। और आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जहां पर आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स आयंस जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। जो इसका आयन होगा वो इसके पास चला जाएगा, जो इसका आयन होगा वो इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आयंस क्या करेंगे? अपने चेंज करेंगे। तो द रिएक्शन इन विच
देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन, कहाँ पर, द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उनके बीच जो आयंस है ना, उनका आदान प्रदान किया जा रहा है। एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, दूसरा दे रहा है, पहला ले रहा है। ये काम जिस रिएक्शन में हो रहा होता है रिएक्टेंट के द्वारा, अभिक्रिया के द्वारा, उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्जाम्पल देखिए, बैरियम क्लोराइड है, BaCl2 क्या है, बैरियम क्लोराइड। ये क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaSO4 बैरियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हमारा साधारण नमक होता है उसका फॉर्मूला है। तो BaCl2 क्या है, देखो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कैसे, ये सोडियम ने क्या किया, इस बैरियम को ना हटा दिया, सोडियम ने बैरियम को हटा दिया। तो बैरियम ने भी क्या किया, ये भी बड़ा चालाक था, इसने भी सोडियम को हटा दिया। मीन्स एक तरीके से मान लो दोनों ने आपस में पार्टनरशिप कर ली कि भाई तू मेरी जगह आ जा और मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। तो जहाँ पे ये भाई बंधु वाला काम हो रहा होता है उसको हम क्या कह देंगे सिंपली, कि वहां पर कैसी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए ये BaCl2 कैसे बना, Na2SO4, वो सब आपको बनाना आ ही गया होगा। Ba के ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, और Cl के ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव। तो क्या बनेगा, Ba2Cl1, तो क्या बन गया, BaCl2 बन गया ना। ऐसे ही सोडियम सल्फेट भी बना होगा। देखिए सोडियम सल्फेट कैसे बना है, सोडियम का चार्ज Na पॉजिटिव, सल्फेट का चार्ज SO4 2 नेगेटिव। तो यहां से क्या बन जाएगा, वापस कर रही हूं, सोडियम का चार्ज पॉजिटिव, सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव। आप देखो अब आपको बनाने आ गए ना, आप सिंपली इन चार्ज से भी कर सकते हो, अब नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपने सोडियम लिखा, आपने सल्फेट लिखा, जो सोडियम के ऊपर चार्ज था वो तो सल्फेट के पास आ गया, जो सल्फेट का जो सॉरी जो सल्फेट का चार्ज था वो सोडियम के पास आ गया, और जो सोडियम का चार्ज था वो कहाँ चला गया, सल्फेट के पास चला गया। तो ये हुआ 1 और ये सोडियम हो गए 2। ऐसे ही बना BaSO4, Ba का चार्ज कितना था, 2 पॉजिटिव, SO4 का चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इफेक्ट खत्म, सिंपली क्या बना, BaSO4। NaCl कैसे बना, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इतना ही पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, अब ये तो हो गई रिएक्शन। अब उसके बाद एक बैलेंसिंग की बात करते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन में वो बोले या ना बोले, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी मस्ट है। हमेशा आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, चाहे एग्जामिनर आपको कहता है या नहीं कहता, आपको हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। चेक करते हैं, चलो बैरियम यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ बैरियम कितना है, 1, बैलेंस्ड है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1, फिलहाल के लिए इसे भूल जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ क्लोरीन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 1। ठीक है, सोडियम कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ सोडियम 1, यहाँ सल्फेट कितना है, 1, यहाँ पे सल्फेट 1। यहाँ से देखिए बैरियम इधर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स बैरियम तो क्या है, बैलेंस्ड है। और यहाँ पे सल्फेट देखिए, ये भी 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है। ये दोनों जो ब्लू लाइन वाले हैं ये क्या है, बैलेंस्ड है। बैरियम 1 है, यहाँ पे भी बैरियम 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, ये तो बैलेंस्ड है। अब रही बात सोडियम और क्लोरीन की, सोडियम और क्लोरीन क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों कहाँ एग्री कर रहे हैं, देखो 2 ही हमें सोडियम चाहिए, 2 ही हमें क्लोरीन चाहिए। तो हम क्या करें, ये जो जगह थी ना, आप क्या करो, यहाँ से हटा दो अब इसको, तो हो नहीं गई अब रिएक्शन बैलेंस। अब यहाँ से अगर सोडियम काउंट करूँ तो कितने हैं, 2, क्लोरीन काउंट करूँ तो वो भी कितने हैं, 2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। वापस समझ लीजिए एक बारी कैसे किया हमने बैलेंस। सबसे पहले जो है चेक कीजिए, बैरियम 1, यहाँ पे भी बैरियम 1, सल्फेट यहाँ भी 1 है, सल्फेट यहाँ भी 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, क्योंकि अभी हमने जो है क्या किया हुआ है, इस 2 को हटाया हुआ है ही नहीं, ये 2 हमने बाद में लगाया वैसे भी ये। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम
1 है। क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैरियम और सल्फेट तो ये तो पहले से बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए, 2 सोडियम चाहिए ना राइट साइड में, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जो है 2 आप लगा दोगे, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब तक अगर आपने यहाँ पर जो है ये 2 नहीं लगाया तो ये रिएक्शन कैसी है, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और जैसे ही आप ये 2 लगा दोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसको जो है आपको रीड एंड राइट करना है एंड ऑल्सो लर्न इट। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। थैंक यू।